नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस क्लास के साथ मिल रहे हैं वो क्लास अपनी 8वीं क्लास है। इससे पहले हमने 7 क्लासें देखी। आई होप वो आपने देखी होगी, वो डिटेल से हमने पढ़ा रखा है। उस कक्षाओं को देखकर आपने निरीक्षण भी किया होगा कि किस प्रकार की हमारी क्लासें आ रही है, किस लेवल की क्लासें आ रही है। तो देखिए, आज हम जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में पढ़ाया था, तब मैंने बोला था अजयराज एवं अर्णोराज के बाद आज हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ, जो कि अर्णोराज का ही पुत्र था। देखिए, वो जो वीडियो था उसमें क्या है, मैंने इसलिए नहीं रखा था इस विग्रहराज चतुर्थ को, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा क्या क्वेश्चन बनने के ज़्यादातर चांस बनते हैं, इसलिए मैंने ये पार्ट थोड़ा अलग ही रखा था। तो आज हम विग्रहराज चतुर्थ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ छोटी सी। देखिए, लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं जो मेरे को ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, कमेंट 2-4 हैं जो मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा आपको, तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे शो भी हो रहे होंगे। तो उसमें कमेंट एक तो ये आ रहा है कि क्लास का टाइम फिक्स रख दीजिए, क्योंकि हमने जब क्लासेज स्टार्ट की थी ऐसा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था। तो हमने 7 बजे भी क्लास शुरू में डाली है, उसके बाद फिर बाद में 2 बजे के आसपास भी डाली है, फिर बाद में 1 बजे की। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कुछ 2-4 क्लासें हम जो बाद में आई हैं, वो क्लासों का टाइम फिक्स है। तो ये भी ध्यान रखना, जो क्लासों का अभी टाइम है वो दोपहर को 1 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो रेगुलर क्लास आपको दोपहर 1 बजे ही देखने को मिलेगी। अगर फिर भी आपका सुझाव है कि ये क्लासें आगे पीछे होनी चाहिए, तो आप टाइम बता दीजिए अपने अनुसार, उसी समय हम अपलोड कर दिया करेंगे। हालांकि मैं शेड्यूल के साथ डालता हूँ, जिसमें दोपहर 1 बजे मैं इसको प्राइम करता हूँ, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। और देखिए, और बात है, एक कमेंट जो रेगुलर आ रहा है, लाइव की बात कर रहे हैं बच्चे कि सर आप लाइव आके पढ़ा दीजिए ना, ये चीज़ एक टाइम फिक्स रख लीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं, जहां पे क्या है कि इतनी लाइट वगैरह की भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, कि फिक्स नहीं है इसका लाइट का भी, कभी भी आती है कभी भी चली जाती है। तो क्लास ही बड़ी मुश्किल से शूट कर पाता हूँ। जैसे अभी मैंने क्लास जब भी स्टार्ट की शूट करना, तो जब शूट किया था उससे पहले 2 बार मैंने स्टार्ट कर दी थी क्लास, और 2 बार लाइट चली गई। आज किस्मत देखो आज ऐसी, हालांकि कल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज स्पेशली ऐसे देखो 2 बार मैंने क्लास स्टार्ट कर दी, दोनों बार लाइट बीच में चली गई। तो इसलिए छोटा सा गांव है, इसलिए थोड़ी लाइट की भी दिक्कत होती है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती। तो लाइव आने में थोड़ी सी समस्या इस प्रकार है, और बहुत सी सुविधा ऐसे भी हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जो कि होनी चाहिए। तो वो चीज़ें हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, इस वजह से हम लाइव नहीं आते, रिकॉर्ड जैसे तैसे करके क्लासें डाल देते हैं। तो क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेगी, हालांकि कोई ऐसी वैसी कोई समस्या नहीं आए तब। और दूसरा रीज़न ये भी है, जब हम क्लास शूट करने जाते हैं तो पता नहीं हमारे पड़ोसियों का कुछ अलग ही सिस्टम है। जब हम क्लास स्टार्ट करने जाते हैं तभी पता नहीं सभी को सपना चौधरी बनने का शौक हो जाता है। तो जैसे ही क्लास जब ऐसे स्टार्ट करते हैं, उसी समय पता नहीं क्यों सपना चौधरियों के गाने बजने लग जाते हैं, और बजते जो तो अलग बात है, खुद भी मुंह से भी सिंगर बनने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी फेस करने को मिलती है। और इसी के कारण जैसे मैं पहले शूट करता था क्लासें, इससे पहले जब मैंने रीट में 2021 में भी जब पढ़ाया था, तब साइको मैंने पढ़ाई थी, मनोविज्ञान। आई होप उसमें भी आपने बहुत देखा होगा, और बहुत अच्छा प्यार भी मिला था उस समय भी। तो साइको के जब मैंने वीडियो डाले थे उस समय भी ऐसा देखने को मिलता था मेरे को। तो उस टाइम तो क्या है, मैंने एक नॉर्मल माइक यूज़ लेता था, जो जेनेरिक का माइक था। हालांकि क्वालिटी उसकी अच्छी है, लेकिन साउंड की उसकी थोड़ी दिक्कत ये है कि बाहर की आवाज़ें भी वो अच्छे से क्लियर कर लेता था, वो बाहर के आधे भी नहीं क्लियर नहीं कर पाता था। तो उसकी दिक्कत आती है। उसके बाद मैंने इसके बाद बोया का माइक जो मैंने अभी लगा रखा है आपके सामने, हालांकि वॉइस क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि बाहर की जो साउंड है उसको ये अपने यहाँ पे क्लियर नहीं रख पाता, उस चीज़ों को वो अवॉइड करता है, और मेरी जो साउंड है वही ये लेता है। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ें हैं जो फिर बाद में मैंने की है। हालांकि फिर भी ये जो ज़्यादातर होता है ऐसा साउंड वगैरह, अगर नॉर्मल है तभी कर पाता है, ऐसा नहीं है कि अब कोई सर पे ही चढ़ जाए तो उसका तो बेचारा ये भी क्या करे। तो कुछ ज़्यादा ही साउंड आती है ना, तब फिर ये कंट्रोल नहीं करता, आउट ऑफ हो जाता है ये भी माइंड कि अब नहीं होगा, मेरी बस की बात नहीं। तो वो चीज़ें है, थोड़ी फेस करनी पड़ती है। बाकी देखिए, क्लासें हैं आपको रेगुलर मिल रही है, और अभी आपने देखा भी होगा कि जैसे मैंने बोला है कि मंडे टू सैटरडे तक क्लास रेगुलर रहती है। हालांकि बिना कभी कोई समस्या हो जाए उसकी बात अलग है, लेकिन सोमवार से शनिवार तक आपका रेगुलर क्लासें देखने को मिलती है। संडे को थोड़ा स्पेशल होता है कि मतलब उस दिन क्लास नहीं आके हम नॉर्मल लाइव आके कुछ प्रश्नों पर बातें करते हैं, या फिर और जैसे मैं टेट लेवल में सीटेट पे भी अभी हमने बात की थी, सीटेट पे भी पेपर एनालिसिस किया था, सीटेट लेवल पे भी मैंने पढ़ाया था। तो उस चीज़ों पे भी मैं कई बार बात कर लेता हूँ। तो संडे को थोड़ा अदर चीज़ों पे भी बात करता हूँ। तो इस चीज़ों पे है, थोड़ा बिजी शेड्यूल भी हो जाता है उस टाइम पे संडे को, तो यही थोड़ा अलग रहना पड़ता है। बाकी ये चीज़ें हैं कि आपको सोमवार से शनिवार तो रेगुलर क्लास इसकी मिलती रहेगी।
बाकी और कुछ नहीं है। और बाकी जो समस्या थी वो मैंने बता दी। लाइव की तो ये है, क्योंकि लाइव के बच्चों को रेगुलर यही कमेंट आ रहे थे, सर आप लाइव आके पढ़ा लिए, एक टाइम फिक्स रख लो। तो बेटा ये है कि दिन का टाइम तो मेरे पास होता नहीं है। दिन में क्या है कि गांव का एरिया है, तो गांव में आपको पता है संयुक्त परिवार रहते हैं, तो ज़्यादातर आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस टाइम तो शूट करना बहुत दिक्कत है। स्टूडियो वगैरह ऐसा सिस्टम अपने पास है नहीं, साफ कह देते हैं कि स्टूडियो का सिस्टम अपने पास है नहीं बिल्कुल भी। हम जिस रूम में मैं रहता हूँ यहीं पे सोता हूँ और यहीं पे वीडियो शूट कर लेता हूँ, तो वो चीज़ है। बस पढ़ाने का थोड़ा चस्का है, उद्देश्य है बच्चों को कुछ सिखाने का, जितना जानता हूँ उतना ही बताता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, पढ़ाने का शौक़ है। ठीक है, बाकी देखिए क्लासें आपको रेगुलर मिल जाएगी, इसकी टेंशन मत करो आप। रेगुलर हमने जैसे बोला था फ्री बैच रहेगा, स्टार्ट से एंड तक हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस की। बाकी साइको के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी कंप्लीट लगभग 60 से 70% सिलेबस हो रखा है उसका भी, टेट लेवल का। उसके बाद देखिए बाकी जो क्लासें हैं वो भी मैं डालता रहता हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये है जिसको ये चीज़ें नहीं सुननी हो वो कट करके आगे डायरेक्ट स्किप करके आ जाना। बाकी देखते हैं आज का वीडियो। देखिए आज हम बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ। देखिए अर्णोराज हमने पढ़ा था कल, तो अर्णोराज की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो नया शासक बनता है वो होता है विग्रहराज। अब अर्णोराज की मृत्यु भी हमने बात की थी कि उसके पुत्र ने जगदेव ने की थी, तो ये ध्यान रखना जगदेव एकमात्र चौहानों का क्या है, पितृहंता माना जाता है। तो आज देखिए विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसल देव भी कहा जाता है। बिसल देव क्यों कहा जाता है, देखिए बिसलपुर जो थी उसको बिसलपुर की क्या है नींव रखी थी, इसलिए इसको बिसलपुर की नींव रखने के कारण इसे बिसल देव कहा जाता है। और बिसल देव ही ऐसा एकमात्र चौहानों में ऐसा शासक हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा विद्वान माना जाता है, बहुत ही ज्ञानी माना जाता है और संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा ज्ञाता माना जाता है। संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत बड़ा कवि था ये। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो विद्वान माना जाता है चौहानों में विग्रहराज चतुर्थ को माना जाता है। बहुत ही अच्छी कविता करता था, बहुत ही जल्दी समय में कविता कर लेता था, तो बहुत ही विद्वान शासक था ऐसा माना जाता है। संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज था, संस्कृत का विद्वान माना जाता था, तो संस्कृत विद्वान माना जाता था, ये ध्यान रखना। और उसके बाद ये भी ध्यान रखें कि दिल्ली पे भी इन्होंने शासन किया है। कब किया है, जब तोमर का शासन दिल्ली पे था, तो तोमरों को शासन को वहाँ पे निरस्त करके उनके आक्रमण करके, तोमरों पर आक्रमण करके उनको अपना सामंत बनाया था। और दिल्ली पे क्या है कि स्वयं ने शासन किया था कुछ समय के लिए, तो ये भी ध्यान रखें दिल्ली पर भी इन्होंने शासन किया हुआ है। तोमर शासक था उस टाइम, तोमर उसके समय में इन्होंने आक्रमण करके दिल्ली को अपने कब्जे में किया था। आगे बढ़ते हैं उपाधि पर। देखिए किसी भी शासक को कुछ उपाधि दी जाती है तो उसकी विशेष योग्यताओं पर उपाधि दी जाती है, मैंने पहले भी बताया है। तो इसकी विशेष उपाधियों पर देखते हैं। इसे कटिबंधु या फिर कवि बांधव कहा जाता है। अब कवि बांधव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कविताएं बहुत ज़्यादा करते थे, तो ये ध्यान रखना है। इनके बहुत से नाटक हैं, बहुत सी ग्रंथ हैं, तो ऐसे इनके मतलब बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। हालांकि शासन में भी ये बहुत ही अव्वल दर्जे के वो शासक रहे हैं, उसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छे विद्वान थे। तो हर दरबारी भी ऐसे रखते थे जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। वो देखिए कवि बांधव, इन्होंने सभी ये कविताएं बहुत अच्छी करने के कारण इनको कवि बांधव कवियों में श्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है, तो जितने भी कवि होते थे उस कवियों में श्रेष्ठ मानने के कारण इसे कवि बांधव कहा जाता है। आगे देखिए चौहानों का स्वर्ण काल इन्हें भी कहा जाता है कि जब सारे संपूर्ण चौहान काल की बात करें स्टार्ट से एंड तक की, 1113 से स्टार्ट हुआ था स्वर्ण काल, जो अजय राज के समय में अजय राज ने स्थापना की थी, तो वो चीज़ है। तो देखिए चौहानों का अगर स्वर्ण काल यहाँ अजमेर की बात करें तो 1113 से वहाँ से स्टार्ट किया अब तक की, या फिर आगे तक की अगर स्वर्ण काल की बात करें, स्वर्ण काल मतलब जिस समय बहुत ही अच्छा काल माना जाता हो जनता की तरफ से या फिर राजा के या फिर सामंतों की, सभी की तरफ से जो अच्छा काल माना जाता है उसे स्वर्ण काल कहा जाता है। और उस समय देखिए स्वर्ण काल माना जाना ऐसे ही नहीं, बहुत ही ऐसे कम राजा देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम शासक देखने को मिलते हैं जिसके शासन में स्वर्ण काल माना जाता है। तो देखिए यह चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है, तो ऐसा जो बताया था वो दशरथ शर्मा ने बताया था, ये भी ध्यान रखें। दशरथ शर्मा ने ये बताया था कि जो विग्रहराज चतुर्थ था वो चौहानों में सर्वश्रेष्ठ था। उसके बाद बात करते हैं इनके दरबारी। देखिए हर शासक के दरबार में कोई उच्च दर्जे के दरबारी रहते थे, लेकिन इनके जो शासन में जो दरबारी थे उनकी बात करते हैं। इसमें था एक तो सोमदेव जिसने रचना की थी ललित विग्रहराज की, और एक था नरपति नाल जिसने बिसल देव रासो, और ये दोनों जो रचनाएं हैं,
ठीक है, ये दोनों जो रचनाएं हैं ये किस पर थी, विशलदेव पर ही आधारित रचनाएं थी। तो ध्यान रखना ये जो रचनाएं थी ये भी इस प्रकार, अब देखिए जब एक जो शासक था वो स्वयं एक बहुत ही अच्छा कवि हो, बहुत ही अच्छा ज्ञाता हो, बहुत ही अच्छा विद्वान हो, उसके साथ रहते हुए उस पर अगर कुछ लिखा जाता है और फिर देखिए तब ये बात होती है कि मतलब कि अपने से विद्वान अगर कोई है शासक, उस पर कुछ लिखना हो तो सोच समझ के लिखा जाता है। तो ये विद्वान दरबारी थे उस समय के, जो ललित विग्रहराज की रचना की थी सोमदेव ने और विशलदेव रासो की थी नरपति नाल ने। अब बात करते हैं हरिकेली। देखिए हरिकेली एक नाटक है जो कि संस्कृत का नाटक है, ठीक है। इसकी भाषा की बात करें तो भाषा इसकी संस्कृत थी और ये नाटक के रचनाकार थे वो तो स्वयं ही विग्रहराज ही थे। ये ध्यान रखना, जो विग्रहराज चतुर्थ थे वो स्वयं ही हरिकेली नाटक के रचनाकार थे। इन्होंने ही ये संस्कृत भाषा में, या ध्यान रखना इसमें से जो सीधा सीधा फैक्चुअल जो प्रश्न बनता है वो ये ध्यान रखना कि हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन थे, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने ही हरिकेली नाटक की रचना की थी। और अगर इसकी भाषा पे प्रश्न बनता है, देखिए इसकी भाषा कौन सी थी, तो इसकी भाषा थी संस्कृत, ठीक है। इसमें बात क्या बताई गई है, तो इसमें देखिए विशलदेव इसको कहा जाता था और इसकी रानी थी देशल और विग्रहराज, इन दोनों का वर्णन इसमें बताया जाता है। और साथ ये ध्यान रखना हरिकेली नाटक में एक वर्णन भी किया गया है, वो है किरातार्जुनियम का, जो 12वीं की रचना है, ठीक है। ये 12वीं की रचना है किरातार्जुनियम, इसका भी उल्लेख इसमें किया गया है, दोनों को अटैच माना जाता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें किरातार्जुनियम और हरिकेली में इस बात की वर्णन क्या है तो वो आपको जानना जरूरी है। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बातें क्या है कि जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो ये ध्यान रखें, जो किरातार्जुनियम में ये है, इसमें किरात के वेश में क्या होता है, शिव होता है और अर्जुन होता है, इन दोनों की वार्ता का इसमें संवाद किया गया है, जो कि हरिकेली नाटक में भी इसका अंश लिया गया है। मतलब इसकी बात यहाँ पे भी की गई है और किरातार्जुन में तो स्पष्ट रूप से ये बातें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब महाभारत का युद्ध होता है उस समय श्री कृष्ण होता है वो अर्जुन को ऐसा उपदेश देता है कि आगे जो युद्ध होने वाला है बहुत ही भीषण युद्ध होगा और उसमें हमारे को क्या होना है, दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता है। तो दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए आप भगवान शिव की तपस्या करो और दिव्य अस्त्र प्राप्त कर दो। तो ऐसा करने के लिए फिर अर्जुन आ जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या, देखिए ये किंवदंती है तो ये स्पष्ट नहीं है कि आप ऐसे बोलो कि इसका तथ्य दो, प्रमाण दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। किंवदंती है जो कि किंवदंतियों पर ही आधारित अपनी क्या है इतिहास को पढ़ते हैं, बहुत से इतिहास किंवदंतियों से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना जब ये होता है तब एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान शिव की तपस्या करता है। तो भगवान शिव क्या है, एक किरात के वेश में, किरात होता है शिकारी, तो ध्यान रखना शिकारी के वेश में वो आता है भगवान शिव। और यहाँ पे क्या है कि अर्जुन जो तपस्या कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक हिरण होता है, मृग होता है, वो आता है और उसको देख के क्या है उसको बाण चलाने का वो किया जाता है कि इस पे बाण पहले को किसने चलाई है, इस प्रकार किया जाता है। तो उधर से भगवान शिव बाण चलाता है, इधर से अर्जुन बाण चलाता है, किरात के बेस में होता है भगवान शिव। तो इन दोनों ने जब तीर चलाई तो आपस में बहस होती है कि पहले तीर मेरा लगा, पहले तीर मेरा लगा। तो इस प्रकार की जो वार्ता होती है उसके बाद दिव्य अस्त्र दिए गए उन मतलब भगवान शिव के द्वारा। तो ये है अर्जुन की स्टोरी जो कि यहाँ पे हरिकेली नाटक में भी इसका उल्लेख है और साथ में किरातार्जुनियम में इसका उल्लेख है। तो आपस में दोनों रिलेटेड ये कहानी। बाकी अगर बात करें तो इसमें देशल और विग्रहराज की कहानी इसमें स्पष्ट बताई गई है। उसके बाद बात करें, देखिए ये हरिकेली जो नाटक है वो विग्रहराज चतुर्थ का, इतना आपको याद रखना है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपको थोड़ा रोचक बनाया जाएगा वीडियो को और थोड़ा आपको अच्छा लगे पढ़ने में, क्योंकि तथ्य आधारित पढ़ने में क्या है थोड़ा बोरियत लगता है, इसलिए ये ध्यान रखें थोड़ा बहुत बताने की। बाकी स्पष्ट रूप से ये जो चीज़ है वो फैक्चुअल है, वो आपको पता रखनी है, ये चीज़ें आपको बस नॉर्मली बताया। उसके बाद बात करते हैं जो कि सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है विग्रहराज चतुर्थ से, वो है संस्कृत पाठशाला का निर्माण इन्होंने करवाया था। इन्होंने क्या है एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था जो कि अजमेर के अंतर्गत करवाया था। अजमेर में इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में 1194 में मोहम्मद गोरी नाम के जो शासक है उसका एक गुलाम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक
तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने 1194 में ईस्वी में क्या हुआ है, संस्कृत की जो पाठशाला थी इसको तुड़वाकर उसको मस्जिद का निर्माण करवाया, यानी उसको तुड़वा दिया और वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अब ऐसा माना जाता है कि वो जो मस्जिद बनाई थी वो उसका निर्माण 2.5 दिन में होने के कारण उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, 2.5 दिन का। अब देखिए इस पे भी दो बातें होती हैं, झोपड़ा, तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहने पे भी दो बातें स्पष्ट आपके सामने सुनते मिलती है कि मतलब ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम क्यों रखा गया। तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह बनता है कि इसको 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे हम कहते हैं वो क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसके दो प्रमाण मिलते हैं। एक तो ये मिलता है कि ये 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था, यानी 2.5 दिन के अंदर, ये ध्यान रखो 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। लेकिन ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसको मानने वाले थे वो है मार्शल। देखिए वैसे तो ये प्रश्न है ना, शायद बने नहीं बने, लेकिन ये ध्यान रखना अगर बनता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एकमात्र ऐसे विद्वान थे ये मार्शल जिन्होंने ये माना था कि ये 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, ये मार्शल ने कहा था। अगर बात करें इसको और 2.5 दिन के नाम से दूसरा क्या तथ्य है जिसके द्वारा माना जाता है, तो यहाँ पे देखिए पीर पंजाब शाह का उर्स, यहाँ पे पीर पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है 2.5 दिन के अंतर्गत, यानी 2.5 दिन का यहाँ पे पंजाब शाह उर्स बढ़ता है, यानी एक मेला होता है जो कि पंजाब शाह का कहा जाता है कि पंजाब शाह का एक मेला बढ़ता है जो कि 2.5 दिन तक बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे 2.5 दिन बढ़ने के कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो अगर बात करें कि संस्कृत की जो है पाठशाला है, हरिकेली जो नाटक है जो कि इससे संबंधित है विग्रहराज चतुर से। अब ये एक प्रमाण और बात आप याद रखें कि हरिकेली जो नाटक था उसके प्रमाण और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं कि हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ की ही रचना है। तो ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि इसके जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, तो वो दो जगह पे पाए जाते हैं। एक तो ये जो संस्कृत पाठशाला थी, हालांकि इसको जब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसको तोड़ा गया था तो तोड़ने के बाद कुछ साक्ष्य बचे थे, तो कुछ साक्ष्य बचने के बाद जब ये मस्जिद का निर्माण करवाया गया तो वहाँ पे कुछ साक्ष्य विद्यमान थे, यानी उसके बाद भी बचे हुए थे। तो उन साक्ष्यों पर अगर देखा जाता है तो हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ वहाँ पर मिलती है, यानी हरिकेली नाटक में जो लिखा हुआ है वो वहाँ पर भी मिलता है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक प्रमाण मिलता है। दूसरे प्रमाण की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है, हालांकि अभी तो यहाँ पे नहीं है, वो इंग्लैंड के अंतर्गत है, तो इंग्लैंड में जो राजा राम मोहन राय का स्मारक है वहाँ पे भी हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ देखने को मिलती है। तो इससे ये प्रमाण लगाया जाता है कि इन दो प्रमाणों के आधार पर कि हरिकेली जो नाटक था वो संस्कृत का ग्रंथ था, वो नाटक जो इसकी रचना की विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। तो ये बातें हैं। उसके बाद बात करें, देखें बिशलपुर की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, बिशलदेव रासो ने रखी थी, वो बिशलदेव चतुर्थ ने रखी थी। तो देखिए बिशलदेव चतुर्थ और विग्रहराज चतुर्थ दोनों एक ही थे। ये जो बातें मैंने बताई है सारी फैक्चुअल है, ये चीज़ें आपको एग्जाम में याद रखनी है, क्योंकि जो चौहानों से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं जो मोस्टली मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि देखिए इसमें मैं जितना जानकारी दे सकता था या जितनी इस टॉपिक से मिल सकती थी वो सभी जानकारी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं जो कि विग्रहराज से संबंधित सभी चीज़ें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो ये आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद फिर बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और रेगुलर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आप नियमितता के साथ इसको देखिए। पहली जो हमारी क्लास है वहाँ से अगर आप रेगुलर इसके साथ बने हो तो पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा, पूरी स्टोरी भी आपको समझ में आएगी, और जो तैयारी करने का जो मौका मिलता है बच्चों को उसमें भी आपको मज़ा आएगा। साथ में तैयारी का जो माहौल होता है ना कि आप स्टार्ट से वीडियो देखो और रेगुलर पे उस पर बने रहो, तो उसमें कुछ अलग ही आनंद देता है। और कोर्स भी जब जैसे जैसे समाप्त होने लगता है, ठीक है, कहाँ हमने स्टार्ट किया तो उसके बाद आज कहाँ पे पहुँचे, तो कोर्स भी समाप्त होता है। जैसे कि एग्ज़ाम की डेट मुख्यमंत्री जी ने पहले बताई थी कि मई के अंतर्गत, उन्होंने 14-15 मई हालांकि रीट की डेट बताई है, तो वो पता नहीं होगी या नहीं होगी, वो तो अपने को नहीं पता, क्योंकि बहुत से अपवाद हैं तो इस चीज़ों को कहाँ पे भी लेके जाते हैं, कभी क्या बोलते हैं, तो अपने को उस पर ध्यान ही नहीं है। अगर उन्होंने बताई है तो मई के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है, जो कि रीट 2022 की अकॉर्डिंग ही चल रही है हमारी तैयारी। अगर कहीं पे लगता है कि ये
एग्ज़ाम मतलब थोड़ा जल्दी होने को है या थोड़ा लेट होने के, तो इस हिसाब से हम वीडियो की लेंथ का मैनेजमेंट कर लेंगे, इस हिसाब से हम कोर्स को आगे पीछे कर लेंगे। बाकी यह है कोर्स आपको कंप्लीट एग्ज़ाम से पहले करवाया जाएगा, जो कि हमने स्टार्ट से बोला है कि रीट लेवल सेकंड के जो 60 प्रश्न हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित, तो उससे रिलेटेड जितने भी अपने टॉपिक बचते हैं वो सभी हमने कंप्लीट करने हैं। तो टेंशन मत कीजिए, उस सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा। ये था आज की क्लास में। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चौहानों से संबंधित है। ये अपना शायद थर्ड पार्ट होने वाला है, जो कि अपना आज का वीडियो 8वां वीडियो। तो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट। देखिए वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक शेयर आपकी खुद की मर्जी है, आप ज़रूर किया करें, क्योंकि देखिए उससे ही हमारे को मोटिवेशन मिलता है और उससे ही हम रेगुलर वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमारे को भी अच्छा लगे। तो लाइक कमेंट शेयर आप ज़रूर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।